शेयर मार्केट में वोलैटिलिटी हद से ज़्यादा बढ़ गई है। मार्केट लास्ट एक वीक से बहुत ज़्यादा गिर रहा था, जिसने बहुत ज़्यादा फियर क्रिएट कर दिया इन द माइंड्स ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर कंफ्यूज हो गया कि ऐसे माहौल में करना क्या है। उसका एक प्रमुख रीज़न ये था कि ऑल्दो इंडेक्स 5% गिर रहा था, लेकिन पोर्टफोलियो 20% गिर रहे थे। ऑल्दो कोर इंडेक्स के स्टॉक 3-4% करेक्ट हो रहे थे, बट वहीं पर जो फ्रेश आईपीओ वाले स्टॉक्स थे वो अपने ऑल टाइम हाई से या रीसेंट हाई से 50 से 55% तक नीचे आ गए थे, जिसके कारण एक पैनिक बना था। बाकी बची कुछ खसर हमारे न्यूज चैनल्स ने पूरी कर दी थी। एफआईआईज ने बेचे 80,000 करोड़ के स्टॉक्स, 80,000 करोड़ के स्टॉक्स एफआईआईज ने लास्ट 4 मंथ्स में बेचे। झूठ नहीं है, सही है, लास्ट 4 मंथ्स में इतना उन्होंने बेचा। फिर दूसरी चीज आती है ऑपरेटर का नया जलवा, सारे स्टॉप लॉस उड़ा दिए। इस कारण भय और बढ़ा। ऊपर से रिटेल निवेशक जो आज से ठीक 2 महीने पहले अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ बैठे हुए थे, उन्हें दिखने लग गए बड़े बड़े लॉसेस। नाइका, जोमैटो, पेटीएम, इनका तो अब पूछो ही मत। और दूसरा शॉकिंग चीज ये हुआ कि कल के दिन आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट आया, जो कि इन लाइन था, इनफैक्ट डिसेंट था, येट मार्केट ने उस पर रिएक्ट नहीं किया। लेकिन आज एक्सिस बैंक के रिजल्ट ने कहीं ना कहीं माहौल को थोड़ा बांधा और मार्केट ने एक रिकवरी दी और 17,200 के ऊपर जाके हम क्लोज हुए, जो कि एक साई ऑफ रिलीफ है। अभी बिल्कुल साई ऑफ रिलीफ तो नहीं, बट एक साई ऑफ रिलीफ है। तो मैंने सोचा आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को हेल्प करूं विथ वो 4 पैरामीटर जो आपको ध्यान रखने चाहिए अगर इस समय पर आप स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स बाय करने जा रहे हो। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपकी और थोड़ी हेल्प कर देता हूं। Before we start the video, let me tell you about our video partner Small Case and also let you know कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो you have a chance to win prizes and cash prize up to 1 लाख रुपीज। सो मार्केट जिस तरह से ऊपर नीचे हो रहा है, लोग यूजुअली सर्च करते हैं कंफर्ट जोन इन द इन्वेस्टिंग, एंड ऑन द सेम लाइन स्मॉल केसेस जब मैं सर्च कर रहा था तो एक जबरदस्त स्मॉल केस के थ्रू में आया जिसका नाम है एमएनसी एडवांटेज। ये आता है अंडर ग्रीन पोर्टफोलियो। अगर आप एक ऐसे शख्स हो जिसको क्वालिटी विजन रखना है, क्वालिटी एमएनसी कंपनीज रखनी है, उसमें इन्वेस्ट करना है और प्रॉफिट रीप करना है, तो नथिंग कैन बी बेटर देन दिस। बिकॉज ये एक तो इसका सीएजीआर बहुत तगड़ा है, साथ में इसका एनुअल सब्सक्रिप्शन ओनली 3540 रुपीज 3540 में आता है। सो डू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मोर अबाउट द कॉम्पिटिशन ड्यूरिंग द वीडियो। सो जो पहली चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है वो आपको देखना है कि जिस भी स्टॉक को आप बाय कर रहे हो वो रॉ मटेरियल क्या यूज करें। अब आप बोलोगे अरे ये क्या है, रॉ मटेरियल से हमारा क्या लेना देना, एंड व्हाई द हेल वी शुड लुक आफ्टर रॉ मटेरियल। सब्र कीजिए, बताता हूं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2-3 एग्जाम्पल, बिकॉज एग्जाम्पल और उदाहरणों से आपका माइंडसेट सही हो जाता है। एंड प्लीज अगर कोई इधर आया कॉम्प्लिकेटेड ज्ञान लेने ऑफ मल्टीपल रेशियोज एंड एवरीथिंग, आप मत देखिए वीडियो को, बिकॉज कॉम्प्लेक्सिटी से आप पैसा नहीं बना पाओगे। सिंप्लिसिटी और कॉमन सेंस से ही आप लोग पैसा कमा पाओगे, ये मेरा मानना है, क्योंकि मैंने भी ऐसा कमाया, आप लोग भी ऐसा कमाओगे। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, रॉ मटेरियल का मतलब क्या है, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बात करते हैं। क्रूड ऑयल ले लेते हैं। एविएशन की बात करें तो एरोप्लेन्स में हर कोई उड़ता है, हर कोई यहाँ से वहाँ ट्रैवल करता है। क्या आप लोगों को पता है कि एरोप्लेन में एक कंसेप्ट होता है, उसको कहते हैं एविएशन टर्बाइन फ्यूल, एटीएफ कहते हैं उसको, ठीक है। बाय द वे मैंने इसके बारे में काफ़ी और चर्चा करी है राकेश झुंझुनवाला जी के अकासा एयरलाइंस वाले वीडियो में। अभी तक आपने नहीं देखा तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मेक श्योर जाके आप चेक कीजिए। तो जब मैंने एटीएफ की बात करी तो क्या आपको पता है कि ये जो एटीएफ होता है ना, वो करीब 40 to 45%, 40 से 45% कंपोजिशन रखता है ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ एनी एयरलाइंस, और ये डिसाइड होता है क्रूड ऑयल के प्राइस से। अर्थात अगर क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे तो एटीएफ का प्राइस बढ़ेगा। तो आप कॉमन सेंस लगाओ, अगर एटीएफ का प्राइस बढ़ा, क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ा, इसका मतलब उस कंपनी के लिए अब फ्यूल महंगा पड़ेगा। कंपनी के पास सिर्फ 2 ही तरीके होंगे, या तो वो लॉसेस में जाए, जो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा एविएशन कंपनी जा रही, या फिर इस चीज़ को पास ऑन कर दे कस्टमर को। और हम सबको पता है हम भारतीय हमारे पैसे को लेके कितने ज़्यादा कॉशियस होते हैं। यहाँ दाम बढ़े नहीं कि हम अपने वेकेशन प्लान पोस्टपोन करने लग जाएंगे, हम सोचेंगे यार बाद में जाएंगे, हम कैंसिल कर देंगे, जिसके कारण अगेन एविएशन कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन पे इफेक्ट होगा। लेकिन अगर आप लोगों को लगता था कि क्रूड ऑयल का इंपैक्ट यहीं पर हो रहा है, तो एक और एग्जांपल देता हूं। ब्रश आप और मैं दोनों करते हैं,
डिटर्जेंट का इस्तेमाल आप और मैं दोनों करते हैं, और एफएमसीजी की ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें, शैम्पू हो गया, ये सारी चीज़ें सब यूज़ करते हैं। क्या आपको पता है क्रूड ऑयल के प्राइस के इम्पैक्ट के कारण इन स्टॉक्स को भी इम्पैक्ट बढ़ता है, एफएमसीजी स्टॉक्स को। अब आप सोचोगे भैया ये कैसे होता है, बताता हूं। HDPE और LAB ये दो टर्म्स होते हैं जिसके कारण ये इम्पैक्ट पड़ता है। अब आप बोलोगे ये क्या होते हैं? लीनियर अल्कलाइल बेंजीन LAB और हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन, ये दोनों चीज़ें होती है जो कंप्राइज करती है मैक्सिमम इन सारे प्रोडक्ट्स की, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट होती हैं शैम्पूज, डिटर्जेंट, इन सारी चीज़ों की। और आपको पता है ये किनके बाय प्रोडक्ट हैं? ये भी क्रूड ऑयल से आते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स के प्राइस बढ़ेंगे, इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स के प्राइस बढ़ेंगे तो जो चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो वो बढ़ेंगे। इसके कारण एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा एफएमसीजी पे। और शायद अब आपको समझ में आ रहा होगा कि लोग अक्सर तो ये कहते हैं कि भैया स्टॉक मार्केट का इन्वर्स कोरिलेशन होता है विद क्रूड प्राइस, लेकिन अब शायद आपको समझ में आ रहा होगा क्यों। इसी का एक और एग्जांपल लेते हैं। लास्ट कुछ 1-1.5 साल से आपने देखा है बैटरी स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर रहे। मुझे अक्सर लोग पिंग करते हैं बैटरी स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर रहे, क्या हो गया, कुछ गड़बड़ है क्या, क्या प्रॉब्लम है? 2 रीजन है, ध्यान से समझिए। एक तो जो एक नया लहर चढ़ा है ऑल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी, वो तो है ही, बट दूसरा प्रमुख रीजन जिसके कारण वो अभी तक नहीं चले हैं वो ये है बिकॉज इसमें यूज होता है लेड, और लेड के प्राइसेस इधर इंपैक्ट करते हैं। बिकॉज 60% कॉन्स्टिट्यूट ऑपरेशनल एक्टिविटी इन एनी बैटरीज, जो भी कॉन्स्टिट्यूट करता है बैटरीज के ऑपरेशनल एक्टिविटी में वो लेड से होता है। तो जाहिर सी बात है लेड के प्राइसेस यहां पर इंपैक्ट करेंगे। तो ये भी एक और रीजन था। तो इसी चक्कर में मेरे प्यारे दोस्तों, ऑल्दो ये बहुत ही बेसिक और कॉमन सेंस वाली चीज होती है, लेकिन हम लोग रॉ मटेरियल के प्राइसेस ही नहीं देखते बिफोर बाइंग एनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। सो नेक्स्ट टाइम आप किसी भी स्टॉक पे निवेश करो, आप ये देखो भैया इसका रॉ मटेरियल क्या है, थोड़ा सोचो। अच्छा ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोबाइल में क्या लगता है? अच्छा ब्रेक्स लगते हैं, स्क्रू लगती है, ये किससे बनते हैं? इस तरह से जब आप सोचोगे और थोड़ा रिसर्च करोगे तो आपको हेल्प होगी। बाय द वे अगर इस तरह के और वीडियोस आगे चाहिए तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक्स दीजिएगा, इससे मुझे पता लगेगा कि आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाने में भी हेल्प वाले वीडियोस चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट ये है, क्या कंपनी का विजन जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो एक रियलिस्टिक विजन है और रियलिटी के साथ जॉइंट है कि नहीं है? सिंपल से एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। बात करते हैं, आज से कुछ साल पहले एक सोशल मीडिया वेबसाइट आई थी ऑर्कुट, स्क्रैप चलते थे उस पर, बहुत फेमस था, हर इंडियन उसको यूज करता था एक पॉइंट ऑफ टाइम। इंडियन इन द सेंस एनीवन हु हैड एक्सेस टू इंटरनेट। अचानक से फेसबुक आता है, पूरा डिसरप्ट कर देता है मार्केट, वो हट जाते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि फेसबुक बहुत स्ट्रांग था, प्रॉब्लम ये थी कि ऑर्कुट अपने माइंडसेट को चेंज करने को तैयार नहीं था। डिस्पाइट सीइंग कि कॉम्पिटिटर आपके राज्य में घुस रहा है, इन्होंने कोई दूसरा एक्शन नहीं लिया एंड स्लोली दे पेरिश्ड मार्केट से आउट। पर यही नहीं, आज से कुछ साल पहले एक मोबाइल फोन होता था, भारतीयों की शान रहती थी। नए युवक युवतियों को बता दूं, उनको शायद पता नहीं होगा, इस फोन में ना अलग ही ताकत थी, हल्क था इसके अंदर, हल्क की आत्मा थी। इसको आप 7वें माले से भी जाके फेंक दोगे ना, नहीं टूटता था। मेरे हिसाब से काफी लोग अभी तक गेस कर पाए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ नोकिया के वो वाले फोन्स की। जी हाँ दोस्तों, अलग ही बिल्ट था। और आप लोग तो ये आजकल जब देखो चार्जर लगा लगा के घूमते रहते हो ना फोन पे, वो पावर बैंक और ये सब, इस पे नहीं लगता था, इस पे नहीं। एक बार लगाओ 7 दिन तक चलता था, धनाधन, फुल टॉक टाइम, जितनी बात करनी है कर लो। इस तरह का एक फोन था। हर कोई फोन के नाम पे कहता था यार नोकिया चाहिए, नोकिया चाहिए, नोकिया चाहिए, नोकिया चाहिए। अचानक से गूगल ने एक नई चीज लिया है, एंड्रॉयड। एंड्रॉयड आया, पूरा मार्केट डिसरप्ट कर दिया। और अचानक से नोकिया को सुनने आया कि लोग एंड्रॉयड वाले फोन ले रहे, बट नोकिया इज लाइक अपने को क्या फर्क पड़ता, पुनिज भगवान है, अपने आगे कोई नहीं चल सकता। एंड दिस इज व्हाट कॉस्टेड इट अ लॉट। प्रॉब्लम ये था कि ये विजन को सही समय पे चेंज नहीं करते। तो आपको समझना है, पहली चीज है कि उनके विजन बड़े होने चाहिए और टाइमली फ्लेक्सिबल होने चाहिए। अब फ्लेक्सिबल का ये मतलब नहीं है कि ऑर्कुट ने देखा कि सोशल मीडिया तो चल रहा है प्लस उसके साथ साथ एआई चल रहा है तो हम एआई में आ जाए, नहीं, वो नहीं काम करेगा। उल्टा ये तो और रॉन्ग है। फॉर एग्जाम्पल, भले ही आप लोग बोलो कि हम बिस्किट की इंडस्ट्री खोलेंगे, ठीक है, अब ध्यान से सुनो, बिस्किट की इंडस्ट्री खोलोगे, अगर आपका नॉर्मल विजन है कि मैं बिस्किट की इंडस्ट्री खोलूंगा, घर घर मेरे बिस्किट, तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी इतना सैचुरेटेड प्ले है। आप खुद दुकानों में जाओ,
आपको वही गिनती के 3-4 नाम दिखेंगे, पार्ले, ब्रिटानिया, यही 2-4 ब्रांड आपको दिखेंगे, और अपना सनफीस्ट, ये 3-4 नाम दिखेंगे। नए नए ब्रांड कहाँ पर थोड़े बहुत आजकल आ रहे हैं, यूनिबिक और ये सर, ये कहाँ खो जाता है आपको पता नहीं, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज जितने अपना ब्रांड बना के रखा हुआ, उनका मोट कोई हिला नहीं पाता है। और अगर कल को रतन टाटा जी भी बोलते हैं, या एग्जांपल लेते हैं मुकेश अंबानी जी बोलते हैं मेरे को इस सेक्टर में घुसना है, इतना आसान नहीं है, उनका विजन वहां पर अलग हो रहा है। क्यों? सिंपल सी बात है, मुकेश भाई ने ट्राई किया था रिलायंस ट्रेंड्स के साथ, विद ड्यू रिस्पेक्ट वो उतना अच्छा उधर परफॉर्म नहीं कर पाए। ठीक है, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, यहां पर आपको ये समझना है कि आप कंपनी के विजन को देखिए, प्लस देखिए कि क्या वो सही समय पे इवॉल्व हो रहा है, अडेप्ट कर रहा है नए टेक्नोलॉजी को। लाइक मैरिको ने 15 साल पहले अपने टेक्नोलॉजीज को अपग्रेड कर लिया था, ERP मॉडल लेके आ गए थे। और आप बोलोगे यार ये चीज़ें कैसा पता लगेंगी? भाई आज के समय पे गूगल है, आपको जो कंपनी के बारे में जो नॉलेज चाहिए उसको जाके आप ढूंढ सकते हो। टिकट टेप पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनसे आप ये चीज़ पता कर सकते हो। तो दूसरी चीज़ है विजन के साथ अलाइनमेंट देखो। तीसरी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा, वो है कंपटीशन। आपको ये देखना है कि कौन से मार्केट में सबसे ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है, बिकॉज उसके कारण मार्जिन रिड्यूस होता है। आप खुद देखो, आज से 15 साल पहले कपड़ों के दुकान वालों का प्रॉफिट मार्जिन बहुत होता था, अब उनकी हालत टाइट हो रही है, बिकॉज ये ई-कॉमर्स वाले भी आजकल बेचने लग गए, तो उनका मार्जिन श्रिंक हो गया। तो जो बड़े प्लेयर है वो तो टिक जाते हैं, बाकी प्लेयर्स आउट हो जाते हैं। एक चीज़ कंपटीशन में याद रखना, स्पेसिफिकली जब आप इंडस्ट्री की एनालिसिस करो, जिनका बहुत इंटेंस कंपटीशन विद चाइनीज प्रोडक्ट्स या चाइना होता ना, उनसे थोड़ा सतर्क रहो। अब बोलोगे ये क्या लॉजिक है, समझाता हूं। ये चीनी लोग हैं ना, इनके पास दो खासियत है, एक तो ऐसी आंखें कर लेते हैं, और दूसरी जो इनकी खासियत रहती है कि ये हर चीज का कॉपी कर लेंगे, हर चीज का। मतलब आप भी अगर चाइना जाओगे, अगले दिन आपकी भी कार्बन कॉपी बना देंगे। तो चाइना के साथ एक सीन ये रहता है कि जब आप उनके साथ compete करते हो तो वो कंपटीशन मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे ज़्यादातर होता है, और चीप लेबर हमारे पास भी है, उनके पास भी है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जितनी हमारे पास है, उनके पास थोड़ी ज़्यादा है, वो उनके पास भी है, लेकिन उनकी कॉपी करने की क्षमता बहुत तेज है और वो बेशर्मों की तरह कर देते हैं। तो अगर हमारे पास कोई कंपनी है जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, जो मैन्युफैक्चरिंग में कर रही है, हिंट दे रहा हूँ, जिसका मेजॉरिटी बाहर जाता है और चाइना भी उधर ही compete कर रही है, तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी चाइनीज़ आपके मार्जिन खा सकते हैं, क्योंकि वो मास प्रोडक्शन में ले जाते हैं। तो हम लोग ये छोटी सी चीज़ है जिसमें ध्यान नहीं देते, लेकिन आपको देखना है कि एज अ कंपनी प्रॉफिट तभी हो पाएगा जब कंपटीशन को चीरते हुए कोई कंपनी निकल जाए। लाइकवाइज अगर आप देखते हो तो चाइना ना 2 व्हीलर सेगमेंट में एक्सपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा कंपटीशन चलता है, तो आपको थोड़ा सतर्क रहना है कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्री हो सकती है जो लॉन्ग टर्म पे इसके कारण इफेक्ट हो सकती है। तो आपको हमेशा देखना है कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट करो, क्या उसके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, क्या उसके पास प्राइसिंग पावर है। स्पेसिफिकली मेटल स्टॉक्स में फॉर एग्जांपल टाटा स्टील के पास प्राइसिंग पावर है, लो कॉस्ट प्रोडक्शन कर सकता है, क्या बाकी कंपनीज के पास है? अगर नहीं है तो गो विद द लीडर इन दैट थिंग। तो तीसरी चीज है कॉम्पिटिशन। तो 3 चीज तो मैंने बता दी, अब आते हैं चौथी चीज पे। चौथी चीज आपको देखनी है कि कितनी साइज है उस अपॉर्चुनिटी की जिसपे वो कंपनी टैप इन करने की कोशिश कर रहा है। आप देखो कि जिस सेक्टर में वो कंपनी काम कर रही है, क्या वो एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, क्या उसके अंदर पोटेंशियल है कि वो आगे चलकर भी बहुत अच्छा खासा ग्रो कर सकती है। पहली चीज वो देखिए। एग्जाम्पल देता हूं कि अगर आपको ये देखना है कि वो ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी की श्रिंकिंग अपॉर्चुनिटी। मैकडोनल्ड्स जब पहली बार इधर आया था ना, तो वो नॉनवेज वाले बर्गर लेके आ गया था जो इधर नहीं चले थे, जिसके कारण उनको वो आलू टिक्की वाला लाना पड़ा, बिकॉज दे हैड टू रियलाइज दिस थिंग। उनको ये समझ में आ गया भाई भारत में ना थोड़ा देसी जाना पड़ेगा, नॉर्मल चीजें नहीं चलेंगी जो बाहर चलेगी। आज अगर मैं अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपको एक रेस्टोरेंट खोलना है। 2 एग्जांपल लेते हैं। आप बोलते हो कि मैं बहुत नीश में जाऊंगा, मैं पॉर्क और बीफ और ये सब खिलाऊंगा। बिलीव मी, इंडियन मार्केट में वो चीज़ काम नहीं करेगी। ऑलरेडी प्रोटेस्ट तो बहुत होंगे, प्लस आपका बिजनेस किसी तरह अगर प्रोटेस्ट नहीं भी हुए तो भी नहीं चला पाओगे, क्योंकि यहां पर स्कोप ऑफ अपॉर्चुनिटी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कम है। वहीं पर आप बोलते हो कि मैं वड़ा पाव का ठेला लगाऊंगा, वो भी करजत स्टेशन पे, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी का स्कोप ज़्यादा है। भले वहाँ पे 3 कॉम्पिटिटर हैं, लोग मस्त 12-14 रुपए में आपसे वड़ा पाव लेंगे। उसमें भी अगर आप बोलोगे मैं साथ में एक 5 रुपए की वाटर बॉटल दूंगा, 16 रुपए का वड़ा पाव, तो और भी स्कोप है। तो आपको समझना है कि आपको अपना स्कोप देखना है, ठीक है। दूसरा मैं इसी पे एक चीज बताता हूं कि आप इसकी स्केलेबिलिटी देखो कि क्या ये चीज ग्लोबल पहुंच सकती है कि नहीं, क्या इस कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विस ग्लोबल पहुंच सकता है कि नहीं। सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि
कि मान लेते हैं आज ही आप देख लो, जैसे अगर आप इंस्टाग्राम पे जाते हो, रील्स पे देखते हो, ग्लोबल अपॉर्चुनिटी कैसे पता लगता है? इंडियन क्राउड के गानों का रीच ग्लोबल है। विदेशों को भी पता है कि हमारे पास जितना पॉपुलेशन साइज है और वो कहीं नहीं है, और विदेशों को भी पता है कि हमको अभिषेक कर या दूसरे इंडियंस की वीडियो लाइक करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन विदेशी गोरी चमड़ी देख ली तो हम धनाधन लाइक कर देते हैं। तो वो इस चीज़ का फायदा कैसे उठाते हैं? विदेशी लोग हमारे गानों पे, हमारे मीम्स पे, लिरिक्स पे कुछ तो भी डांस करेंगे, कुछ तो भी करेंगे, और उन पे मिलियन मिलियन के व्यूज होते हैं, वायरल हो जाते हैं, है ना। तो आपको समझना है कि दे आर केटरिंग टू द राइट अपॉर्चुनिटी। वैसी उस कंपनी को आप ढूंढो जो ग्लोबल रीच पे तो जा रहा है, लेकिन इसकी स्केलेबिलिटी बहुत ज्यादा हो, ठीक है। अगर अगेन आपको एक और चीज देखनी है कि क्या उस बिजनेस का साइज बहुत बड़ा है, केटरिंग टू इंडियन मासेस की अगर बात करें, अगर मान लो आप एक सॉफ्टवेयर बनाते हो जो 50,000 का सॉफ्टवेयर है, 50,000 का सॉफ्टवेयर है और केवल बिजनेस टू बिजनेस में काम आएगा, वर्सेस आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाते हो जो केवल 1,000 रुपीज का लेकिन रिटेल के काम आ जाएगा, या 2,000 रुपीज का है, आपके पास ज़्यादा स्केलेबिलिटी और ज़्यादा पैसा कमाने के चांस सेकंड में। और इसलिए मेरे दोस्त जियो बहुत लंबा चल गया, जो रिलायंस का जियो है ना, बहुत लंबा चल गया। पहले सस्ते में खेला, प्राइसिंग वॉर में सबकी बैंड बजा दी। तो आपको ये देखना है कि अगले 15 साल में क्या कोई चीज़ इसको सब्सटीट्यूट कर सकती है। तो बिफोर यू इन्वेस्ट इनटू एनी कंपनीज प्रोडक्ट या सर्विस, आप देखो अगले 15-20 साल में यार ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि कोई इसको आके सब्सटीट्यूट कर लेगा, रिप्लेस कर लेगा। अगर कर सकता है तो आपको वहाँ पर रुकना चाहिए। तो हमेशा आप 10 to 15 ईयर का वहाँ पर सोचो। इसका एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। आज से करीब 12-15 साल पहले आपको पता सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अदर देन रेलवेज इंडिया में कौन देता था? सबसे ज़्यादा यूज़ पैसा कौन बनाते थे? STD PCO बूथ। याद है वो पीले रंग का STD PCO ऐसा कॉइन डालते थे, लोगों के दुकान के साइड में भी लगा के रखते थे STD PCO। अचानक से मोबाइल आया, टेलीफोन आया, गायब, डिसरप्ट हो गया। उस टाइम पे इट वाज द हाईएस्ट एम्प्लॉइंग अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। हर किसी को STD PCO चाहिए था। तो दोस्तों अभी हमको समझ में आया कि हमको जब भी इस तरह के मार्केट में अच्छा इन्वेस्टमेंट करना है तो हमको ये 4 चीजें देखनी। क्या स्केलेबल है, ग्लोबल प्रेजेंस है, कंपटीशन है, अगर कंपटीशन है तो चाइनीज लोगों के साथ ज्यादा तो उसके प्रोडक्ट्स का नहीं है, क्या इसका सब्सटीट्यूशन आराम से मिल सकता है कि नहीं है, ये सारी चीजें अगर आप ध्यान रखते हो, और विजन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लेक्सिबल है कि नहीं है, अगर ये चारों चीजों का आपने ध्यान रखा तो आप डेफिनेटली अच्छा इन्वेस्टमेंट ले सकते। तो ये थे वो 4। बट बिफोर वी एंड दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहा था एक कंपटीशन के बारे में बताऊंगा, सो इट्स टाइम फॉर द कंपटीशन। सो वेल, अब कंपटीशन की बात करते हैं। कंपटीशन जीतने के लिए आपको केवल 2 चीजें करनी होंगी। वो क्या है? फर्स्ट, कमेंट्स में बताइए एक स्टॉक जो आपके हिसाब से ये सारे पैरामीटर जो इस वीडियो में डिस्कस किए उसमें फिट होते, विद प्रॉपर रीजनिंग दीजिए। और सेकंड, इस वीडियो के लिंक को आप शेयर कीजिए या तो इंस्टाग्राम या तो ट्विटर, और वहां पे टैग कीजिए मुझे। जी हाँ, मैं हैंडल आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, इन्हीं हैंडल्स को आप टैग कीजिए, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। जो टॉप 3 विनर्स होंगे, दिल थाम के बैठिए, उनके फर्स्ट विनर को मैं यूपीआई करूंगा 40,000 रुपीज का कैश प्राइस, सेकंड विनर को मिलेगा 25,000 रुपीज का मेरे तरफ से कैश प्राइस, और थर्ड विनर को 10,000 रुपीज का कैश प्राइस, जिससे वो लोग चाहे तो ले सकते हैं मेरा एक स्मॉल केस, जो कि मैंने ऑलरेडी यहां पर स्क्रीन पे आपको दिख सकता है। यहां पर आप वो या तो स्मॉल केस को ले सकते हो या तो अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हो। और यही नहीं, साथ में आप लोगों को मिलेगा, जो टॉप 3 विनर्स है उनको मिलेगा 1 ईयर का टिकट टेप का प्रो फीचर एंड विंडमिल स्मॉल केस का पूरा सब्सक्रिप्शन, वो भी एकदम फ्री। वेल, इतना कुछ मिल रहा है तो ये 2 टास्क तो करना बनता है। सो मेक श्योर आप आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में, एंड उसके बाद इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने स्टोरी या फिर ट्वीट में, और वहां पर टैग कीजिए मुझे। द विनर्स विल बी अनाउंस्ड ऑन 11th of next month. Till then, keep learning, keep growing, and सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना।